नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो राष्ट्र प्रथम। राष्ट्र की भक्ति करते हैं, किसी पक्ष की भक्ति नहीं। गुजरात में चुनाव है, यह बात हमें याद रखनी है और इससे ही हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आपने शायद सुना ही होगा कि चुनाव आता है तब गरीबों की थाली में पुलाव आ जाता है। चुनाव आता है तब आम जनता जनादर बन जाती है। चुनाव आता है तब बड़े नेता भी जमीनी स्तर पर नजर आने लगते हैं। चुनाव आता है तब वादों की टोकरी खुल जाती है। चुनाव आता है तब उद्घाटन करने की मौसम आ जाती है। चुनाव आता है तब जनता के मुद्दे दिखाई देने लगते हैं। चुनाव आता है तब नजारा ही बदल जाता है। अब ऐसे तो कहा यह भी जाता है कि चुनाव जीतने के लिए पापड़ बेलने पड़ते हैं, सियासी रोटी पकानी पड़ती है। अब प्रश्न ये होता है कि इतने सारे लोक मुहावरे पड़े कैसे? अब ये सारी चीजें क्यों कही जाती है, यह भी आप अगर गौर से सुनोगे तो सब समझ ही जाओगे। अब गुजरात की बात चली है तो आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुजरात के एक सफाई कर्मचारी को आज दिल्ली में अपने घर खाने के लिए आमंत्रित किया था। दरअसल अहमदाबाद में सफाई कर्मचारी के साथ टाउन हॉल के दौरान केजरीवाल ने इस सफाई कर्मचारी को दिल्ली आने का निमंत्रण दिया था। और सर, मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप जैसे 15 दिन 20 दिन पहले आप एक इधर विजिट करने आए थे, तब आप ऑटो ड्राइवर के घर पे खाना खाने गए थे, तो क्या सर आप एक वाल्मीकि समाज के घर पे खाना खाने आओगे? आपका नाम क्या है? मेरा नाम हर्ष सोलंकी है। हर्ष, मैं जरूर आऊंगा आपके घर। थैंक यू सर। उसके पहले मेरा एक प्रस्ताव है। हाँ सर। मानोगे? बताओ। पक्का? पक्का। मैंने देखा है कि सभी नेता चुनाव के पहले दलितों के घर खाना खाने दिखावा करने जाते हैं। हाँ सर। आज तक किसी नेता ने किसी दलित को अपने घर नहीं बुलाया खाने के लिए। नहीं। आप मेरे घर आओगे खाने के लिए? हाँ सर, पक्का। आपके घर में कौन कौन है? सर, मैं, मेरा भाई, मेरी छोटी बहन और मेरे पापा और मम्मी, 5 लोग हैं हम। 5 लोग हैं? हाँ सर। तो कल 5 लोगों के लिए मैं आपके लिए हवाई जहाज की टिकट भेजूंगा। थैंक यू सर। आप कल दिल्ली आओगे? थैंक यू, पक्का सर। कल दिल्ली में मेरे घर पे सीएम आवास के ऊपर आपके पूरे परिवार का खाना मेरे पूरे परिवार के साथ होगा। थैंक यू सर, थैंक यू। और उसके बाद अगले बार जब भी मैं अहमदाबाद आऊंगा, अगली बार मैं आपके घर खाना खाने आऊंगा। पक्का और सर, पक्का। एक सेवा का मौका पंजाब वालों को भी, एक सेवा का मौका पंजाब वालों को भी। एक मिनट। हर्ष, एक सेवा का मौका पंजाब को भी मिलना चाहिए कि कल जब आप 5 लोग आप अपने परिवार के समेत सीएम साहब के घर पे खाना खाओगे, तो आपके ठहरने का प्रबंध जो है वो पंजाब भवन में करेंगे, दिल्ली में आ जाओ। थैंक यू सर, थैंक यू। तो आप दिल्ली में स्कूल भी देख के आना, सब कुछ देख के आना दिल्ली में, फिर बताना है। पक्का सर। थैंक यू सर। थैंक। अब जैसा कि आपने देखा कि सभा के दौरान हर्ष सोलंकी नाम के सफाई कर्मचारी ने पूछा कि जब आप पहले यहां आए थे तो आप एक ऑटो ड्राइवर के घर खाना खाने गए थे, क्या आप इस बार वाल्मीकि समाज के व्यक्ति के घर खाना खाने आओगे? सफाई कर्मी की इस बात को सुनकर केजरीवाल ने कहा कि मैं जरूर आऊंगा, लेकिन मेरा एक प्रस्ताव है। मैंने देखा है कि चुनाव से पहले अक्सर नेता दिखावे के लिए दलितों के घर खाना खाने जाते हैं। आज तक किसी नेता ने किसी दलित को खाना खाने के लिए अपने घर नहीं बुलाया है। क्या आप कल अपने परिवार के साथ मेरे घर खाना खाने आओगे? मैं आप सभी के लिए फ्लाइट की टिकट भेजूंगा। आप कल दिल्ली आएंगे। कल दिल्ली में मुख्यमंत्री आवास पर आपके पूरे परिवार का खाना मेरे परिवार के साथ होगा और अगली बार जब मैं अहमदाबाद आऊंगा तो आपके घर पर मैं भी खाना खाने आऊंगा। अब आपको बता दें कि इसी वाकये के बाद आज हर्ष सोलंकी अपने पूरे परिवार के साथ फ्लाइट में दिल्ली पहुंचे थे। दिल्ली एयरपोर्ट पर उनका स्वागत भी किया गया था, जिसके बाद वह सब अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचे।
अरविंद केजरीवाल ने तो हर्ष सोलंकी को गले से लगा लिया। इस पल को हर्ष को थोड़ा भावुक भी कर गया, जिसके बाद सभी ने साथ में लंच भी लिया। अब यह तो बात हुई कि गुजरात से दिल्ली तक की सफर की आम आदमी पार्टी की, लेकिन अब हम बात करेंगे दिल्ली से गुजरात आने की। दरअसल अमित शाह गुजरात के दौरे पर है। आज गुजरात की जनता को ढेर सारी सौगात मिली है। सबसे पहले जानते हैं कि आज का अमित शाह का कार्यक्रम क्या रहा। तो आपको बता दें कि अहमदाबाद के भारत सर्कल में एसपी रिंग रोड पर साइंस सिटी के पास अहमदाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की ओर से बनाए गए ओवरब्रिज का उद्घाटन किया गया। तो साथ ही विरोचन नगर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और अहमदाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की ओर से बनाए गए मिलन केंद्र समाजवादी का भी उद्घाटन किया गया। अमित शाह ने विरोचन नगर के पौराणिक मंदिर मेलडी माता जी के दर्शन पूजन भी किए। तो अहमदाबाद के साड़न में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की ओर से बनाए जाने वाले अस्पताल का शिलान्यास भी किया गया। अहमदाबाद के बावला में नलकाठा क्षेत्र के गांवों के किसान सम्मेलन को भी संबोधित किया गया। और साथ ही आपको बता दें, अहमदाबाद नगर निगम के साउथ वेस्ट जोन के नवनिर्मित कार्यालय का उद्घाटन और गरीबों के लिए बनाए जा रहे 2140 आवास और सकरी तालाब के जीर्णोद्धार के काम का शिलान्यास का भी आयोजन किया गया। मैं भूपेंद्र सिंह અને ઋષિભાઈનો આભાર માન્યો, પણ સાથે સાથે હું આપણા વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈનો પણ આભાર માનવા માંગુ છું, કારણ કે નરેન્દ્રભાઈ જો નર્મદાનું પાણી ગુજરાતમાં ના લાયા હોત, અહીં સુધી ના લાયા હોત, તો અહીં પહોંચવાનો સવાલ જ ઊભો નતો થતો। આ કોંગ્રેસ આવે 1964 થી નર્મદા યોજનાને ઠેલે ચડાવી હતી। 1964 થી જ્યારે નરેન્દ્રભાઈ મુખ્યમંત્રી બન્યા, નરેન્દ્રભાઈએ ગુજરાતના ભગીરથ તરીકે કામ કરી નર્મદા યોજનાને અમદાવાદ જિલ્લા સુધી પહોંચાડવાનું કામ કર્યું છે। મિત્રો, આપણે સૌ તાલીઓના ગડગડાટ સાથે નરેન્દ્રભાઈનો ધન્યવાદ માંગવું જોઈએ। મિત્રો, આ સાણંદ તાલુકાના 37 અને બાવરા તાલુકાના 16 ગામો મારા મત વિસ્તારના આયા છે। એ સૌ ખેડૂતોને હું કહેવા માંગુ છું, આ દિવાળી અને બેસતા વર્ષે વધારે ઘી વેડીને કંસાર બનાવજો ભાઈ, આપણા સારા દિવસો ચાલુ થવાના। मित्रों, आज ज्यादा लंबी बात नहीं करनी है। मैं सिर्फ यहाँ केवल और केवल आज भूमि पूजन करने नहीं आया, भूपेंद्र भाई का धन्यवाद करने के लिए आया हूं कि इन्होंने मेरे मत क्षेत्र में ये बहुत बड़े अस्पताल का शिलान्यास किया है। इसलिए शिलान्यास भी मैंने नहीं किया। भूपेंद्र भाई वैसे भारत सरकार के बड़े मंत्री है, भाजपा के बड़े नेता है, मगर मैं आज एक बात बताता हूं, इसके साथ साथ वो मेरे मित्र भी है, वो भी एक सबसे बड़ी बात है। मित्रों, उन्होंने गांधीनगर लोकसभा में 2 दिन के अंदर 350 बेड यहां और 150 बेड कलोल में, कुल मिलाकर 500 बेड का अस्पताल ईएसआईसी के द्वारा खोलने का निर्णय किया है। मैंने मंच पर उनको विनती करी कि बहुत सारी फैक्ट्रियां, कल कारखाने यहां लगे हुए हैं, श्रमिक भाई तो है ही है, मगर ये अस्पताल इतना आधुनिक आप बना रहे हो तो आप गांव वालों के लिए भी खोल दो। तो तनिक भर की देर करे बगैर साणंद तहसील के सारे गांवों के लिए इस अस्पताल के दरवाजे उन्होंने खोल लिए। ये अस्पताल के अंदर ओपीडी, इंडोर फैसिलिटी, एक्सरे और इसके बाद की सभी रेडियोलॉजी सुविधाएं, पूर्ण प्रयोगशाला, सारे ब्लड टेस्ट से लेके सारे पैथोलॉजी के टेस्ट होंगे, ऑपरेशन थिएटर होगा, प्रसूति की व्यवस्था होगी,
इंटेंसिव केयर यूनिट होगा, अल्ट्रासाउंड भी होगा। और मैंने भूपेंद्र भाई को कहा है, मुझे आज सुबह ही साणंद के कई उद्योगपतियों का फोन आया है कि भाई सरकार इतना सारा कर रही है तो 10 करोड़ तक का जो भी डिजाइन भूपेंद्र भाई करेंगे, इसके अंदर MRI मशीन लाना हो, कोई भी मशीनरी लानी हो, कैथ लैब बनानी हो, जो कुछ भी करना हो, GIDC के उद्योजक के सहयोग से हम करेंगे। ये अस्पताल को आप लोगों के लिए परिपूर्ण अस्पताल बनाने का काम करेंगे। अब आपको बता दें कि गुजरात में वैसे तो हमेशा से चुनावी लड़त खासतौर पर भाजपा और कांग्रेस के बीच देखने को मिली है, लेकिन ये बार आम आदमी पार्टी भी पूरी ताकत से मैदान में है। लेकिन उसके अलावा आपको ये भी बता दें कि AIMIM भी गुजरात चुनाव में उतर रहा है। शनिवार को AIMIM के अध्यक्ष असुद्दीन ओवैसी ने आगामी गुजरात विधानसभा चुनावों के लिए 3 उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी। ओवैसी ने जिन नेताओं को उम्मीदवार बनाया है उनमें जमालपुर से साबिर काबलीवाला, दानी लिमडा से कौशिक परमार, सूरत ईस्ट से वसीम कुरैशी का नाम फाइनल किया गया है। बता दें कि साबिर काबलीवाला AIMIM के गुजरात अध्यक्ष भी है और विधायक भी रहे हैं। गुजरात में कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जबरदस्त प्रदर्शन किया था, लेकिन विधायकों के लगातार दल बदलने के साथ सीटों की संख्या भी कम होती गई। लेकिन इस बार जब आम आदमी पार्टी और AIMIM भी मैदान में है तो क्या कांग्रेस की सीटों पर इसका असर देखने को मिलेगा? ऐसे तो सत्ता पक्ष का सपना कांग्रेस मुक्त का है, तो क्या इस सपने को पूरा करने में कहीं ना कहीं आप और AIMIM भाजपा को फायदा करा जाएगी? पर कई बार नजदीकी फायदा लंबे समय पर बड़ा नुकसान भी करवा जाता है। कहने का मतलब मुद्दा सिर्फ गुजरात विधानसभा 2022 का नहीं पर 2024 का है। अब केजरीवाल किसी नारे के बारे में बता रहे थे, सबसे पहले तो वो देख लेते हैं। और आजकल एक नारा भी चल रहा है, 1 कटोरी 2 समोसा। एक कटोरी 2 समोसा, 1 कटोरी 2 समोसा। इस बार भगा दो इन लोगों को। अब ये नारा आम आदमी पार्टी गुजरात के बाहर लेके आई तो क्या होगा? मतलब 2024 में भाजपा के सामने आप मुख्य रूप में चुनाव में उतर आई तो क्या होगा? अब दिल्ली और पंजाब दोनों में आपकी सरकार है। गोवा में भी आपकी एंट्री छोटे पाए पर ही सही लेकिन हो गई है। अब 2024 से पहले तो कई राज्यों में चुनाव है और किसी राज्य में अगर आम आदमी पार्टी को सत्ता मिली तो क्या होगा? अब फिर से गुजरात पर आ जाते हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में तो गुजरात की सभी सीटें भाजपा लेकर आ गई थी, लेकिन गुजरात में आम आदमी पार्टी और केजरीवाल की लोकचाहना बढ़ गई तो फिर क्या होगा? अब यह चिंता तो भाजपा को भी होनी चाहिए। अब देखना यह है कि डबल इंजन की सरकार वाली बीजेपी कैसे निपटती है इस दुविधा से। अब आम जनता को तो महंगाई से निपटना है, लेकिन आपको अंत में ये भी हम आपको बता दें कि गुजरात के लोगों में अभी भी मोदी लहर कायम है। मोदी मोदी का नारा आज भी कायम है। भाजपा के कोई नेता आए तब यह नारा सुनाई दे न दे, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेताओं के दौरे पर अक्सर सुनाई देने लगा है। जैसे कि सबसे पहले बात करें, अगर बड़ौदा में केजरीवाल आए थे तब भी ये सुनाई दिया था। आपको बता दें कि सिर्फ बात यहीं से नहीं अटकी, फिर तो जैसे ये सिलसिला बन गया है, अब फिर एक बार मोदी मोदी के नारे सुनाई देने लगे।
अब चुनाव के वक्त ऐसे तो कुछ दिन तो गुजारा गुजरात में इस लाइन को राजनीतिक नेताओं ने काफ़ी सीरियसली ले लिया है। दौरे तो होते रहेंगे, लेकिन मुद्दा ये है कि क्या ये सब दौरे सिर्फ गुजरात चुनाव के लिए ही हो रहे हैं? क्या गुजरात में चुनाव के परिणाम आ जाएंगे? फिर क्या राजनीतिक पार्टियां ये तस्दी लेगी कि वो यहाँ पर गुजरात की जनता के बीच आए और जो वादे किए गए हैं वो पूरे हुए हैं या नहीं, या जनता कितनी खुश है वो भी सुनने की तस्दी लेगी। मुद्दा यहाँ पर यह है कि कांग्रेस कहाँ गुम है। जैसे कि हमने पहले बात की, कहा यह भी जाता था अब तक कि कभी भी गुजरात में गुजरात के लोगों ने तीसरे मोर्चे को स्वीकार नहीं किया, यानी कि कोई तीसरा पक्ष अगर प्रयास भी करे तो भी गुजरात में उसे भाजपा और कांग्रेस जितनी सफलता नहीं मिल पाई है। लेकिन क्या ये अब एक लाइन जो है, जो तख्ती पर लिखी हुई मानी जाती थी, क्या ये अब झूठ साबित हो पाएगी? आम आदमी पार्टी पूरे मैदान में उतर आई है, लेकिन कांग्रेस कहाँ गुम है? कांग्रेस की बात करें तो अशोक गहलोत कुछ समय पहले नजर भी आए थे, लेकिन अब तो राजस्थान ही खतरे में है। मुद्दा यहाँ पर यह है कि भारत जोड़ो यात्रा का कुछ लाभ शायद आने वाले चुनावों में होगा, ये माना जा रहा था, लेकिन यहाँ पर तो पूरा ही गणित बिगड़ चुका है। गुजरात की अगर हम सीटों की बात करें, उसमें भी अगर हम कांग्रेस की पारंपरिक सीटों की बात करें तो क्या वो कांग्रेस बचा पाएगी? क्योंकि ये बार अगर भाजपा के सामने के मतों की बात करें तो अब उनके पास भी विकल्प है, आम आदमी पार्टी भी है, और अगर कुछ स्थलों की बात करें, कुछ विस्तार की बात करें जहां पर शायद AIMIM को भी लोग स्वीकार कर सकते हैं। कांग्रेस को उम्मीद है या नहीं गुजरात जीतने की, लेकिन शायद उनके लिए बड़ा जो चुनाव है वो होगा विपक्ष का पद बचाने के लिए। क्या होगा, कैसे होगा, ये डिसीजन कांग्रेस कब लेगी? टारगेट तो दिया गया है कि 125 से ज़्यादा सीटें लानी है, लेकिन होगा कैसे? ये अंक तो काफ़ी अधिक बड़ा है। आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी को तो यहाँ तक कॉन्फिडेंस है कि ये बार गुजरात में कुछ बदलाव हो रहा है। एक मौका अगर आम आदमी पार्टी को मिला तो वो गुजरात में शासन करके दिखाएंगे। भाजपा की बात करें तो भाजपा का तो गढ़ गुजरात माना जाता है, लेकिन शायद बड़े नेताओं के दौरे और एक के बाद एक सियासी बयान शायद ये बता रहे हैं कि भाजपा को भी कहीं ना कहीं अब डर है, क्योंकि अगर गुजरात चला गया तो फिर गुजरात मॉडल ही नहीं बचेगा। केजरीवाल जो यहाँ पर दिल्ली और पंजाब का मॉडल लेकर आए हैं, क्या गुजरात की जनता उन्हें स्वीकार कर पाएगी? मोदी के नारे तो सुनाई देते हैं, लेकिन सामने केजरीवाल का तो मानना यह है कि भाजपा डर गई है, इससे प्रेरित ही ये नारे लगते रहते हैं। क्या सही में ऐसा है? क्या मोदी के नाम पर फिर एक बार भाजपा सत्ता में आ जाएगी? मुद्दा यहाँ पर यह भी है कि नरेंद्र मोदी की अगर हम बात करें तो उनके बाद क्यों किसी और नेता की इतने सालों में, ये 8 वर्ष जब से मोदी जी दिल्ली पहुंचे हैं, तो गुजरात में वो छवि नहीं बन पाई जो नरेंद्र मोदी की हुआ करती थी। क्या भाजपा के पास नरेंद्र मोदी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है? क्यों वो लोग चाहना देखने को नहीं मिलती? क्यों आज भी नारे लगाने पड़ते हैं मोदी मोदी के, जबकि नरेंद्र मोदी के बाद तो कई मुख्यमंत्री हो चले। आनंदीबेन पटेल की बात करो, विजय रूपाणी की बात करो, या फिर अब भूपेंद्र पटेल की बात करो। क्यों अभी भी गुजरात की जनता को तो यही लगता है कि भले ही दिल्ली में है नरेंद्र मोदी, लेकिन फिर भी गुजरात जो है वो नरेंद्र मोदी ही चला रहे हैं। भाजपा की बात करें, भाजपा में ऐसे तो 182 में से 182 का लक्ष्य है ये कहा जाता है, लेकिन शायद अमित शाह जब पिछली बार गुजरात के दौरे पर आए थे तब उन्होंने 2/3 के बारे में बात की थी। यानी भाजपा की बात करें तो क्यों वो 182 या वो 150 वाला टारगेट नहीं, पर 2/3 यानी कि करीबन 121 सीटें जीतने का दावा हो रहा है। अगर डर है तो कहाँ है, किन सीटों पर है? मुद्दा यहाँ पर सीटों पर ही सीमित नहीं हो जाता, मुद्दा यहाँ पर यह भी है क्योंकि भाजपा ने 1 वर्ष पूर्व ही सरकार को बदल दिया था। यानी कि कोरोना के चलते जो एंटी इनकम्बेंसी थी उसे दूर करने का प्रयास हुआ था। एक नया मुख्यमंत्री चुना गया, एक नया मंत्रिमंडल आया, लेकिन क्या
जनता उस बदलाव को स्वीकार कर पाएगी? क्या वो सही में परिवर्तन था? क्या नए नेता है वो भी अपना जो कामकाज है उससे जनता के ऊपर एक पॉजिटिव इफेक्ट दे चुके हैं? ये जो चुनाव है, क्या सही में बड़े अगर नेता यहाँ पर नहीं आए तो ये चुनाव जीतना क्या इतना आसान नहीं होगा? प्रश्न काफ़ी सारे हैं, जवाब तो जनता देगी ही, लोकतंत्र है, चुनाव से ही फैसला होगा। लेकिन मुद्दा ये है कि गुजरात मॉडल और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखेगा। क्या डबल इंजन की सरकार है इसीलिए गुजरात को ही लाभ हुआ है, या फिर इससे पहले जब मोदी जी पहुंचे दिल्ली उससे पहले यहाँ के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे इसीलिए गुजरात का विकास है? प्रश्न काफ़ी सारे हैं। प्रश्न तो यहाँ पर यह भी है कि भाजपा के लिए ये ना हो जाए कि कांग्रेस मुक्त का सपना तो देखा और शायद कांग्रेस को धीरे धीरे कम सीटों में लाया भी जाए, लेकिन कहीं आम आदमी पार्टी तो घर नहीं कर जाएगी। क्योंकि 2022 की अगर हम बात करें तो अब तो 2022 के साथ साथ 2024 भी सुनाई देने लगा है। अगर 2024 की बात करें तो जरूरी होगा कि गुजरात की सभी सीटें फिर से एक बार भाजपा के खेमे में आए, तब भाजपा का जो पक्ष है वो स्ट्रांग बनेगा। क्या सही में गुजरात में अब भाजपा के लिए इतनी आसानी होगी? क्या 2/3 सीटें जीतने का जो दावा किया गया है, क्या 2/3 सीटें लोकसभा में भी रह जाएगी? प्रश्न उठना तो जायज है। मुद्दा तो ये भी है कि गुजरात के चुनाव में जो इतने सारे दूरे लग रहे हैं, वादे भी हो रहे हैं, वो वादों से जनता को क्या लाभ होगा? गुजरात की जनता को क्या चाहिए? मुद्दे की प्रतीक्षा तो ये भी हो रही है कि अब सब जात पात और ये सब राजनीति छोड़कर महंगाई के विषय पर कोई चर्चा करे, क्योंकि मुद्दा तो वही है, बहुत हुई महंगाई की मार। अब देखते हैं कि ये मुद्दा कौन उठाता है, कांग्रेस उठाता है या फिर आम आदमी पार्टी उठाती है या फिर भाजपा, जो कि कई बार कुछ जो अकल्पनीय हो वो कर जाती है। तो क्या ये बार वो महंगाई को कम करके एक मास्टर स्ट्रोक दे जाएगी? क्या फिर से एक बार गुजरात मॉडल बन जाएगा कि किस तरीके से राज्य चलता है और किस हिसाब से फिर देश चलाया जाता है? अब देखना यही होगा कि आगे क्या आता है। और टिकट की अगर हम बात करें तो टिकट भी किसे मिलती है या किसकी कटती है, या कुछ आंतरिक कलह है वो किसी की हार या जीत का कारण बन जाते हैं। तो ये तो हमारी स्पेशल रिपोर्ट थी। आप आगे भी जानकारी के लिए जुड़े रहे राष्ट्र प्रथम के साथ। नमस्कार।